रिफॉर्म के बाद पीजेंट्स रिवॉल्यूशन का। लैंड रिफॉर्म हुआ, मेजर रीज़न था लैंड रिफॉर्म का कि इनइक्वालिटी को घटाया जाए और पीजेंट्स जो कि जोतेदार उनको उनका हक मिले। और तो ये इसके लिए रिवोल्ट हमेशा होते रहे हैं। और चलिए देखते हैं रिवोल्ट का कैरेक्टरिस्टिक। पहले प्री ब्रिटिश के अर्ली ब्रिटिश एरा में और ज़मींदारी और ये सारे जो जब लागू किया गया, ज़मींदारी, मोहलवारी, रोयतवारी, ये तीनों वेरी एक्सप्लॉयटेटिव थे पीजेंट्स के लिए भी और सबके लिए। तो जहाँ एक्सप्लॉयटेशन, जहाँ इनजस्टिस होता है तो रिवोल्ट होना तो लाजमी है। तो पहले देखते हैं इंडिगो रिवॉल्यूशन जो है स्टार्ट हुआ और 1959 और 1960 में। और ये इंडिगो रिवॉल्यूशन उससे अलग है जो कि अपने बिहार वाले नील क्रांति से। वहाँ 3 कठिया सिस्टम, महात्मा गांधी जाते हैं, वो पूरा अलग है। वहाँ रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, कोई रिवॉल्ट नहीं हुआ था। वहाँ रिवॉल्ट हुआ था बट वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल वे से गए थे लोगों ने हथियार नहीं उठाए थे। लेकिन ये रिवॉल्ट में क्या होता है, लोग हथियार उठा लेते हैं, इसलिए अलग है उससे। तो इसके जो लीडर्स है दिगंबर बिश्वास एंड विष्णु विश्वास एंड हेमचंद्र है, 3 लोग लीडर है। याद कैसे करें? आईडी इंडिगो रिवॉल्यूशन, दिगंबर विश्वास, आईडी। और इससे रिलेटेड क्या है, एक फेमस आपको याद है बुक जो है कि नील दर्पण, इसमें पूरा स्टोरी को नरेट किया गया है। इसके राइटर है दीन बंधु मित्र, उन्होंने ये इसको लिखा है। तो ये पूरा नील क्रांति पे ही आधारित थी। और हेमचंद्र मुखर्जी ने हिंदू पैट्रियट लिखा, जय हेमचंद्र जो कि इसके लीडर भी थे, वन ऑफ द लीडर। और ये वही था कि फोर्सफुली क्या कहते थे अंग्रेज, इंडिगो ग्रो करते थे। इंडिगो एक कमर्शियल क्रॉप है। अब जहाँ भूखमरी है, खाने को नहीं है, वहाँ पे कमर्शियल क्रॉप कोई क्यों ग्रोन करेगा? तो पीजेंट्स चाहते थे कि भूख लगी है तो अन्न वाले जो खाने के योग्य अन्न है उसका हम लोग उपज करें बजाय कमर्शियल क्रॉप्स के, जो कि अल्टीमेटली बेनिफिट देता है क्या कहते हैं ब्रिटिशर्स को। तो उसी के खिलाफ ये रिवॉल्यूशन था। सारे रिवॉल्यूशंस का यही कारण है कि या तो ज़मींदारी है या फिर ब्रिटिशर्स है कि जो फोर्सफुली या तो ज़्यादा टैक्स लेते हैं या फोर्सफुली कुछ कमर्शियल क्रॉप्स उगाने कहते हैं। तो इसी के खिलाफ सारे जितने भी होंगे सब उसी के खिलाफ होंगे। पीजेंट रिवॉल्यूशन, डेक्कन रिवॉल्यूशन की बात करें 1960-1970 तक चलता है। ये कोई एक दिन का रिवोल्ट या रिवॉल्यूशन एक दिन का इवेंट नहीं होता, ये पूरा फेज़ होता है, प्रोसेस होता है। तो एक पर्टिकुलर डे नहीं कह सकते, एक हाँ फेज़ कह सकते 1960 से 1970 का। इसका क्या कोई लीडरलेस रिवॉल्यूशन है, सेम चीज़ है। और रिवॉल्ट पीजेंट है, हाई टैक्स लेते हैं और ब्रिटिशर्स हाई टैक्स वहाँ पे होता है तो इसीलिए उसके खिलाफ रिवॉल्ट होता है। और इसको बंद करने के लिए, मतलब इसको मिनिमाइज़ करने के लिए, इसको 1879 में डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट पास होता है जिससे कि कुछ रिलीफ मिलता है पीजेंट्स ऑफ डेक्कन एरिया। डेक्कन एरिया आपको पता ही है कि इधर है, साउथ ऑफ इंडिया। उसके बाद तीसरा जो है प्री ब्रिटिश रिवॉल्ट में आता है पबना एक जगह है बिहार में, ईस्ट बिहार में। और ये भी 1870 से 85 तक चलता है। यूसुफ शाही परगना इसके लीडर रहते हैं। इसको कैसे याद करेंगे? इसको परगना यूसुफ पठान ऐसे याद करते हैं। यूसुफ शाही परगना वैसे तो है पबना यूसुफ पठान पबना के हैं, ऐसे याद कर सकते हैं यूसुफ शाही परगना से। और इसको मिनिमाइज़ करने के लिए इसको मतलब हाँ वही सेम है कि ज़्यादा टैक्स लेते हैं और फोर्सफुली उगाते हैं कमर्शियल क्रॉप करने के लिए, ऐसा होता है हमेशा वही रीज़न। तो इसको दबाने के लिए 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट पास होता है। ये डिफरेंट है, हमने लैंड रिफॉर्म में 1859 में बंगाल रेंट एक्ट था जिसमें ऑक्यूपेंसी राइट दिया गया कि अगर 12 साल तक आप जोतते हैं तो आपको ऑक्यूपेंसी दे दी जाती है, उस आपका ओनरशिप दे दी जाती है। लेकिन ये अलग है, वो बंगाल रेंट एक्ट था, ये बंगाल टेनेंसी एक्ट है। अब उसके बाद
नोटिस करने वाली बात है यहाँ पे सारे रिवोल्ट जो है स्पॉन्टेनियस थे। स्पॉन्टेनियस रिवोल्ट मतलब ऐसे तुरंत तो हो गया, कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं था। स्पॉन्टेनियस और ऑर्गेनाइज में हम एग्जांपल दे सकते हैं प्रेजेंट डे में। जो किसान मूवमेंट अभी हुआ था वो पंजाब हरियाणा वाला, वो कितना ऑर्गेनाइज था, एक लीडर वो किए थे और शांतिपूर्ण तरीके से धरना देते गए और लास्ट में 2 साल बाद वो जीत गए, फॉर्म बिल वापस ले लिया गया। वहीं पे अभी जो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट था अग्निवीरों का, वीर स्कीम को लेके, उसका बेहद स्पॉन्टेनियस था, 1 2 3 दिन चला, उसके बाद ख़त्म हो गया। तो यही कैरेक्टरिस्टिक था, स्पॉन्टेनियस टाइप का होता था। तो सुनते थे लेकिन लेमन दिखा के वो बहका देते थे अंग्रेज। तो ऑर्गेनाइज नहीं हुआ, और भी ढेर सारे रिवोल्ट हुए थे लेकिन ये 3 काफ़ी हाईलाइट हुए, दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब कैरेक्टरिस्टिक चेंज होता है 1920 के बाद 1917-18 में, जब गांधी जी का एंट्री होती है इंडियन पॉलिटिक्स में। रीज़न है कि अब ऑर्गेनाइज तरीके से सब कुछ होने लगता है। उन्होंने सत्याग्रह का मेथड सिखाया, तो सत्याग्रह करें तो आपको ज़्यादा जीत मिलेगी। तो इस सारे मेथड्स को अपनाते हुए अब कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगा रिवॉल्यूशन रिवोल्ट का। किसान सभा बनती है 1918 में, गोपी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय द्वारा। अब ये किसान सभा यूपी के किसान सभा है, ये अभी अभी सिर्फ यूपी में ही काम करती है। इस किसान सभा मिलने का बनने का यही मतलब है, जब कहीं भी पीजेंट्स का या फिर फार्मर्स का रिवॉल्ट होगा तो ऑर्गेनाइज तरीके से उसको ले चलेंगे, उस मूवमेंट को अपनी बात कहेंगे सरकार से। तो वहीं किसान मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है 1990 और से लेकर 1921 तक जाता है। बाबा रामचंद्र इसके लीडर होते हैं। देखिए ये छोटा मूवमेंट है, ये पार्ट है नॉन कॉरपोरेटिव मूवमेंट का। अब अब वर्ल्ड इंडिया वाइड में आपको पूरे इंडिया में आप एक अब रिवॉल्ट करना है, गांधी जी को करना है, तो कोई एक नॉन कॉपरेशन क्यों क्यों किया जाए। अब आम पब्लिक जनमानस को समझाने के लिए बड़ी मुश्किल होती थी कि अंग्रेज हमें रूल कर रहे हैं, उतना कॉन्शियसनेस अभी डेवलप नहीं हुआ था कि अंग्रेज हमें रूल कर रहे हैं, हमें ये इकोनॉमिक ड्रॉबैक है, तो उतना नहीं समझ में आता था। तो लोगों को ग्राउंड लेवल पे जो इनजस्टिस होती थी उसी से हटाने के लिए ये लोकल लीडर्स उसको प्रमोट करते थे। तो इट वाज द पार्ट ऑफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। और किसान सभा मूवमेंट चलता है, और ये कहाँ किस एरिया में होता है, यूपी के रायबरेली और सुल्तानपुर एरिया में होता है। और इट वाज द पार्ट ऑफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। किसी मूवमेंट का हार और जीत कुछ तय नहीं किया जा सकता। उसके बाद 1921 में ही एका मूवमेंट होता है, इसके लीडर होते हैं मदारी पासी, और ये सीतापुर हरदोई या बहराइच जिले डिस्ट्रिक्ट में यूपी के होता है। और इट वाज ऑल्सो द सेम कि भैया टैक्स ज़्यादा है, कम करो, ज़मींदारों के खिलाफ ज़्यादातर होता था। मपिला ये केरल में था, 1921 में होता है। अली मुसलियार, कुंजनमा झाजी, वल्लभ भाई पटेल, सॉरी वल्लभ भाई पटेल नहीं, वल्लभ भाई इसके नीचे हैं, वल्लभ भाई पे आएंगे अभी। अली मुसलियार एंड कंजमन हाजी, ये केरल में होता है। देखिए इसमें क्या था, ये मुस्लिम्स थे, इसको रिलीजियस टर्न देने का हमेशा कोशिश होता रहा, पिछली बार भी इस पे वो इसमें इसके जो लीडर्स थे इनको फ्रीडम फाइटर के दर्जे से हटा दिया गया था। मुस्लिम और लोकल पीजेंट्स थे और हिंदू लैंडलॉर्ड्स, ऐसा ही हमेशा रिवॉल्ट इंडिया में होते आ रहा है हमेशा से, या फिर हिंदू पीजेंट्स रहेंगे, मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स रहेंगे। तो इसको क्या कहते हैं, रिवॉल्ट को रंग देने में बड़ा आसानी होता है, फैलाने में तेज़ी से हिंदू मुस्लिम का। और इसको सपोर्ट भी करते थे, क्या कहते हैं, ब्रिटिशर्स, वो चाहते थे कि दंगा हो हिंदू मुस्लिम के नाम पे। तो ये केरला में होता है, वही सेम चीज़ है। और कि टैक्स ज़्यादा कलेक्ट है, ज़मींदार हमारे ऊपर टायरनी कर रहे हैं, तो हमें ज़मींदार को हटाना पड़ेगा। तो ये टर्न एक है बरदौली सत्याग्रह के नाम से भी इसको जाना जाता है, 1926, वल्लभ भाई पटेल, गुजरात। तो
बरदौली गुजरात, ये एक रिवोल्ट है। धीरे धीरे और कॉन्शियसनेस बढ़ती है, पीजेंट्स का जो एकजुटता बढ़ती है। ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में बनता है, जिसके स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती बिहार के बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा। अब देखते हैं, देखिए किसान सभा बनने का मतलब देखिए, इसका आपको रंग आने वाले रिवॉल्ट में देखने को मिलेगा। अब जब इंडिया आज़ाद हो के टाइम एक बड़ा रिवॉल्ट देखने को मिलता है तेभागा, नॉर्थ बंगाल में 1946 में। और इसको ऑल इंडिया किसान सभा प्लस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये दोनों मिलकर ये मूवमेंट को चलाते हैं। सेम चीज़ ज़मींदारी के अगेंस्ट था। इसके लीडर कौन थे? कम्युनिस्ट पार्टी के चारू मजुमदार, कंसरी हैदरवस और इला मिश्रा, ये लोग मेन लीडर थे। और तेलंगाना मूवमेंट, तेलंगाना मेजरली ये तो था ही, लेकिन इसको तो अभी तेलंगाना बन गया, तो ये स्टेट का भी डिमांड करते थे, तो ये थोड़ा अलग मूवमेंट है। तो सारा कैरेक्टरिस्टिक देख लिए, और सारे मूवमेंट का, इतने सारे मूवमेंट है, आपको याद करना है तो याद कर लीजिए। इसलिए मॉडल लैंड रिफॉर्म है, तो सारे देखिए इतना ज़्यादा रिवॉल्ट रिवॉल्यूशन होता है, तो सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस जल्दी से जल्दी इस यहाँ जस्टिस किया जाए, ज़मींदारी जो कानून है उसको लाया जाए और ज़मींदारी को अबॉलिश किया जाए, ज़मींदारी अबॉलिशन को। बट क्या होता है कि इट वाज ओनली सक्सेस इन दीज थ्री पार्ट ऑफ और इंडिया। तो इट अभी भी, और इंडिया में इसी उस टाइम इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी थी, तो रिवॉल्यूशन तो बाय पार्शियल ऑफ और पॉलिटिकल सिस्टम। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस भी रिवॉल्ट थमते नहीं हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस रिवॉल्ट को थामने के लिए हमने क्या 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 लैंड रिफॉर्म लाया, जो कि सक्सेसफुल खासा हुआ नहीं। भूदान मूवमेंट विनोबा भावे ने स्टार्ट किया, इट वाज लिटिल बिट सक्सेसफुल। तो अब इसके रिटेलिएशन में और ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलता है। इवन आज़ाद भारत में भी न्याय नहीं मिलता है, जो नक्सलबारी मूवमेंट के से स्टार्ट होता है 1967 में। इसके भी लीडर कौन है? चारू मजुमदार, कानू सयाल, जंगल संथल, ये तो कम्युनिस्ट तरफ के है। ये इवन इंडियन लीडर्स भी इसके पार्ट थे, लाल बहादुर शास्त्री, ज्योति बाहु, तो ये भी पार्ट थे और नक्सलबारी मूवमेंट का। ये तो स्टार्ट हुआ था एज अ पीजेंट रिवॉल्यूशन, कि ज़मींदारी हटाना है, ये सब हटाना है। लेकिन अब आज के फेज़ में ये कितना घातक हो गया है कि अलग ही टर्न ले लिए, स्टेट के अगेंस्ट चले गए हैं, पूरे भारत का आइडिया को ही चैलेंज करते हैं। तो ये होता है जब रिवॉल्ट एंड रिवॉल्यूशन होता है, और जब इनजस्टिस होता है, तो कैसे एक देश कैसे टूट जाता है दो भागों में। तो इसीलिए जस्टिस बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद एक और होता है ऑपरेशन बरघा। ये सारे रिवॉल्ट, आज़ादी के बाद वाले सारे रिवॉल्ट आपको बंगाल में देखने को मिलेंगे। ऑपरेशन बरघा भी वहीं का है 1978 में। हरे कृष्ण कोनर एंड विनोद चौधरी इसके लीडर होते हैं। और यही है बस, हमें लीडर के नाम याद रखने, ईयर याद रखना है, और रीज़न तो पता है, सबके कॉमन रीज़न होते हैं कि दैट्स इट इन पीजेंट्स रिवॉल्ट एंड रिवॉल्यूशन।